તો એ પાપીઓને સજા મળી છે કે જેમણે સિરિયલ બ્લાસ્ટની અંદર કાવતરું રચ્યું હતું. અનેક લોકોના મોતના તેઓ જવાબદાર છે. અમદાવાદ સિરિયલ બ્લાસ્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો આવ્યો, જે જુલાઈ 2008માં એક બાદ એક બોમ્બ વિસ્ફોટથી રક્તરંજિત થયું હતું. અમદાવાદ અને કોર્ટે સંભળાવ્યો છે આ ઐતિહાસિક ચુકાદો. દેશના ઇતિહાસમાં સૌપ્રથમ વખત 38 દોષિતને ફાંસીની સજા સંભળાવવામાં આવી અને 11 એવા દોષિતો છે કે જેમને જીવે ત્યાં સુધી આજીવન કેદની સજા કોર્ટે ફટકારી છે. આ કેસના 49 દોષિતને સ્પેશિયલ કોર્ટે ફાંસી અને 11ને જીવે ત્યાં સુધી આજીવન કેદની સજા સંભળાવી. તો દોષિતોને 302 કલમ રાજદ્રોહ અને યુએપીએ હેઠળ સજા ફટકારવામાં આવી. દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત એક સાથે 38ને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી છે, જે રેરેસ્ટ ઓફ રેર કહેવામાં આવે છે. આ પહેલા પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધી હત્યા કેસમાં 26ને ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી હતી અને હાલમાં આરોપીઓ અમદાવાદ, મધ્યપ્રદેશ, બિહાર અને મહારાષ્ટ્રની જેલમાં બંધ છે. કોર્ટે એક સિવાય તમામ દોષિતોને 2,85,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. તો આરોપી નંબર 7ને પણ 2,88,000નો દંડ ફટકાર્યો છે. અમારા સંવાદદાતા ગીતા મહેતા સાથે વાત કરીશું. તેમની સાથે છે ગુજરાત પોલીસ મહાનિર્દેશક આશીષ ભાટિયા સાહેબ છે. ગીતા, આ સમગ્ર જે ચુકાદાને લઈને, જે સજા ફટકારવામાં આવી તેને લઈને ખુદ ડીજીપી શું કહી રહ્યા છે? रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ये जो बम ब्लास्ट का मामला है उसमें 38 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा फरमाई गई है. जब ये बम ब्लास्ट हुए थे तब अहमदाबाद के जेसीपी क्राइम थे आशीष भाटिया, वो अभी गुजरात के पुलिस वड़ा भी हैं, डीजीपी भी हैं. ये पूरे मामले की उन्हीं की अगुवाई में कार्यवाही की गई थी, इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई थी और आज उनके रिजल्ट स्वरूप, परिणाम स्वरूप फैसला आया है और ये सज़ा सुनाई गई है और ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला माना जाता है. इस पूरे फैसले पे, इस तमाम कार्यवाही के दौरान चैलेंजेस क्या क्या रही, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीजीपी श्री आशीष भाटिया. सर, बहुत स्वागत नेटवर्क 18 में. सर, ये आपकी अगुवाई में अलग अलग टीम रखी गई, इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई और आज ये ऐतिहासिक फैसला आया गया है. सबसे पहला सवाल, क्या इस फैसले से संतुष्ट है? हाँ, ये लैंडमार्क जजमेंट नामदार कोर्ट ने दिया है. इसमें 38 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है. ये चुकादे से मुझे पूरा संतोष है. जो 8 तारीख को जो जजमेंट आया था उसमें 49 एक्यूज्ड थे कुल, जिनको सज़ा दी गई थी. उसमें काफ़ी लोगों को निर्दोष छोड़ा गया है. उसमें से कुछ लोगों का दूसरे राज्य में भी केस हैं, कुछ लोग एकदम निर्दोष छोड़े गए हैं. तो वो हमारी जो लॉयर्स की जो टीम है, इसके लिए जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की निमणूक की गई थी, उसमें सीनियर लॉयर श्री HM ध्रुव हैं, श्री मितेश अमीन भी थे, श्री अमित पटेल हैं, श्री सुधीर ब्रह्मट हैं. उनके साथ हम ये इसके बारे में सलाह करेंगे और फिर इसमें आगे की रणनीति जो है नक्की करेंगे. सर, ऐसे कितने आरोपी होंगे संख्या के हिसाब से जिनको यहाँ पे निर्दोष छूटे गए हैं पर दूसरे राज्यों में उनके नाम पे गुनाहित रिकॉर्ड है या फिर केस रजिस्टर्ड है? हाँ, ये करीब 22 एक्यूज्ड हैं जो यहाँ पे निर्दोष छूटे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में उनका केस है. कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको वहाँ सज़ा भी हो चुकी है, तो वो यहाँ पर निर्दोष छूटे हैं, लेकिन उनका जिनका अभी केस चलना बाकी है उनका दूसरे राज्य में भी केस चलेगा. सर, 2008 में ये ब्लास्ट हुआ था और आज 2022 है. इतने सालों बाद ये फैसला आया है. बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन इसके लिए किया गया है, आपने बहुत सारी टीम बनाई थी. चैलेंजेस क्या रही और किस तरीके से ये पूरा जो मामला है उसको परिणाम तक ले जाया गया? देखिए, उस वक्त हमारे पास जो टीम थी वो छोटी टीम थी, इसीलिए हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अधिकारियों को लेना पड़ा. DYSP कक्षा के इन्वेस्टिगेशन के लिए अधिकारियों को बाहर से लिया गया था. आपने पिछली बार भी नाम बताया था, श्री टोलिया उस वक्त थे, तरुण बारोट तो हमारे पास पहले से थे, MD चौधरी
हमारे पास पहले से थे, बाहर से श्री राजेंद्र असारी, फिर हिमांशु शुक्ला, उषा राडा, ये सब अधिकारी बाहर से आए थे और उनको मिला के फिर ये इन्वेस्टिगेशन जो है हमने शुरू की थी। लेकिन ये चूँकि इसकी जो कॉन्स्पिरेसी है और ये जो गैंग की फॉर्मेशन ये लगभग 2005 से शुरू हुई थी। तो 2005 से लेके 2008 तक इसमें सभ्य जो हैं वो यूपी के आजमगढ़ साइड के उधर के थे, कुछ लोग इसमें रहते दिल्ली में थे, कुछ लोग लोकल अहमदाबाद के थे, महाराष्ट्र के लोग थे, पुणे में रहते थे, उसके अलावा कर्नाटका में भटकल एरिया में रहते थे। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा सेटअप इन लोगों का था। तो वो पूरे सेटअप को एक साथ पर्दाफाश करना जो है वो एक बहुत हरक्यूलियन टास्क जैसा था। तो उसमें शुरुआत में जैसे कि अहमदाबाद का नेटवर्क तो 15 दिन में ही हमने ब्रेक कर लिया था, लेकिन बाकी नेटवर्क को तोड़ते तोड़ते जो है उसमें टाइम लगा। लेकिन इसमें महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी अच्छी मदद मिली, दिल्ली पुलिस ने खूब मदद की, सेंट्रल आईबी ने मदद की, यूपी पुलिस ने मदद की, मध्य प्रदेश पुलिस की खूब मदद मिली थी। तो काफ़ी आरोपी उन लोगों ने पकड़ के दिए थे। तो जिसका रिजल्ट 80 आरोपी जो है कुल हमारे केस में थे, जिनके विरुद्ध जो है ये केस यहाँ पे चला है। तो व्याप इसका इतना बड़ा था, तो वो एक अपने आप सबसे बड़ा चैलेंज था। सर, सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है मेरे हिसाब से कि उस टाइम इतना सोशल मीडिया फास्ट नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे और छोटी छोटी कड़ियाँ जोड़ के ये आपने पूरा जो टास्क है वो पार किया होगा। परंतु कोई एक यादगार मोमेंट हो या फिर कोई कठिन क्षण हो जो आप हमारे माध्यम से दर्शकों को शेयर करना चाहे। कोई कठिन फल भी होते हैं कि एज ए ऑफिसर हम निराश हो जाते हैं कि अभी इतना कुछ करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, क्या कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, तो ऐसा कोई मोमेंट? हाँ, कठिन क्षण थे उस वक़्त, कारण कि जो हम लोग मोबाइल फ़ोन का एनालिसिस वगैरह करते थे, तो एनालिसिस करने का जो सिस्टम और जो हार्डवेयर अवेलेबल हमारे पास था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसको अगर हमें टावर डंप का एनालिसिस करना है तो हम लोग नहीं कर पाते थे। इसी तरह से जो टेलीफोन की जो इंटरमीडिएटरीज़ हैं उनके पास से जो हमें इंफॉर्मेशन CDR वगैरह मंगाने का काम था वो भी इतना फास्ट नहीं था। कई जगह से समय सर मिलता था, कई जगह से हमने देखा कि बहुत टाइम लगता था, तो वो कभी कभी हमें फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। सर, आपके साथ कितने ऑफिसर्स ये इन्वेस्टिगेटिव टीम में जुड़े हुए थे और कहीं ऐसा हुआ कि कोई बीच से निकल गया और उसका भी नुकसान जो है वो आपको, क्योंकि आपकी अगुवाई में पूरी इंक्वायरी चल रही थी, तो उसका कोई नुकसान हुआ हो, कोई बीच से चला गया हो या फिर आपने निकाल बाहर करके किसी दूसरे को लिया हो, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ये बाहर से अधिकारियों लिए गए, ये खुद ही एक तरह से चैलेंज था, क्योंकि उनको सबको बनाव के बारे में ब्रीफ करना, उनके पास सिटी क्राइम ब्रांच का इतना बैकग्राउंड नहीं था और उनको एक टीम बना के उनसे काम लेना ये भी एक चैलेंज था। और इसमें हमारा DCP उस वक्त अभय चौड़ासमा थे, उन लोगों ने ये चैलेंज को अच्छे से जो है निभाया था। और जो अधिकारी पहले से क्राइम ब्रांच में थे और जो अधिकारी बाहर से लिए गए थे, उनका आपस में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया था। उसमें इन्वेस्टिगेशन की टीम अलग थी, ऑपरेशन करने वाली टीम अलग थी, टेक्निकल जो असिस्टेंस चाहिए थी उसके लिए टीम अलग थी। तो इस तरह से एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में ये काफ़ी अच्छा काम हुआ था। सर, मैं एक सवाल फिर से दोहराऊंगी। मैंने कहा कि इतने सालों में एक पल होता है जो कठिन लगता है, चैलेंजेस तो है ही हैं, जो आपने अभी नैया तो बाहर लगाई है, आज जजमेंट आ गया है, पर इतने साल जब लंबा कोई भी इन्वेस्टिगेशन चलता है तो एक पल ऐसा आता है कि जब हमको लगता है कि चलो अभी कुछ नहीं करना या फिर इससे आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा कोई एक मोमेंट? वही मैंने बताया कि जो CDR जब अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, आने में टाइम लगता था, वो फ्रस्ट्रेटिंग होता था। लेकिन इसमें हमें सरकार की तरफ से पूरी सपोर्ट मिली थी, जो अधिकारी मिले, जो गाड़ियाँ मिली, किसी को फ्लाइट से लेकर आना है। उस वक़्त हाल के यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह यहाँ पे होम मिनिस्टर थे, तो वो डेली बेसिस पे उनका डेली मीटिंग सुबह 11 बजे उनके साथ में मॉर्निंग में होती थी और वो पूरा उसका एनालिसिस करते थे कि अभी पूरे दिन में क्या इन्वेस्टिगेशन हुई। इसी तरह से नरेंद्र मोदी हाल के वड़ा प्रधान, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के,
और उन लोगों ने भी हमें काफ़ी प्रोत्साहन दिया और हमें टीम बनाने में और हर तरह से पूरी तरह से हेल्प की, जो रिज़ल्ट आज आपके सामने है। सर, ये घटना के बाद 2008 में जो लगातार ये सीरियल बम ब्लास्ट हुए, उसके बाद पुलिसिंग में कोई विशेष फेरफार सुधार किए गए हो जो लैंडमार्क हो, ऐसा कुछ? जी, आप देखते हैं कि क्राइम ब्रांच एक छोटा यूनिट था उस वक्त। अभी वहाँ पर क्राइम ब्रांच का ओरिजिनल सेटअप तो है, लेकिन उसके अलावा एक डीसीपी साइबर क्राइम सेल अलग से बनाया है। वो पूरी टीम एक अलग बैठती है जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच के अंडर में। उसके अलावा एसओजी की जो टीम है, एसओजी में एक डीसीपी अलग से है, उसके नीचे खूब बड़ी टीम है। तो इस तरह से अब उसको 3 भाग में डिवाइड करके और काफ़ी बड़ा सेटअप अभी है। अभी तो दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्राइम ब्रांच जाके काम करती है। और उसके अलावा जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, गैजेटरी हैं या मोबिलिटी है, जो व्हीकल्स हैं, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। दर्शकों को मैं बीच में बताना चाहूँगी कि 2008 में जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तब सर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीपी थे, परंतु अब वो पूरे गुजरात के डीजीपी हैं, पूरे गुजरात के पुलिस मुखिया है। तो सर, एक दर्शकों की तरफ से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके कार्यकाल के दौरान आपने बहुत कुछ किया है, इंक्वायरी भी आपके कार्यकाल में समाप्त हुई, परंतु अब रियल लाइफ हीरो हैं, कुछ पुलिसिंग में ऐसे सुधार लाना चाह रहे हो। अभी आपने जो किए हैं वो अलग बात है, पर आपको कोई स्वप्न हो, इतने बड़े केस आपने सॉल्व किए हैं, तो ऐसा कुछ करना चाहेंगे या करने वाले हैं, कुछ पाइपलाइन में हो या कुछ जस्ट रिसेंट किया हो, ऐसा कुछ? वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसको फिर डिस्कस करेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने शी टीम्स अभी ताजेतर में बनाई हैं, तो महिला रिलेटेड जो कोई इश्यूज हैं उसको फोकस वे में अच्छे से सॉल्व करने के लिए ये कार्रवाई हुई है। उसके अलावा नारकोटिक्स का परमान जो है उसको फाइट करने के लिए हमने एसओजी की टीम को स्पेसिफिकली वो काम दिया है। एसओजी के 2 भाग बना के उसमें से एक टीम जो है वो नारकोटिक्स का ही काम करेगी। ये काम किया है। अभी सरकार जो है नारकोटिक्स की रिवॉर्ड पॉलिसी भी लेके आई है और आप देख रहे हैं कि जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसको भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है और नारकोटिक्स के काफ़ी अच्छे सीजर जो हैं वो भी पिछले 4-6 महीने में हुए हैं। इस तरह से कई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। सर, आखिरी 2 सवाल। सर, आपको क्या लगता है कि 2008 जैसी घटना फिर से न घटे, तो पुलिस में आपने कहा कि कुछ ये अपने इनोवेशंस किए हैं, पर किस तरीके से सतर्कता जो है वो उपयोगी है, या किस प्रकार के रिसोर्सेस हैं वो ज़्यादा उपयोगी है, ताकि इस प्रकार की घटना दोहराई नहीं जाए? क्योंकि आतंकवाद अभी सिर्फ देश का नहीं, पूरे विश्व का एक हेडेक बन चुका है। जैसे मैंने बताया 2008 का जब ये डिटेक्शन हुआ, उसके बाद से जितने भी बनाव पहले बने थे उनका सॉल्यूशन भी आया और उसके बाद बनावों में खूब कमी हुई और बाद में जो है हम लोगों ने सतर्कता भी बढ़ाई, हमारी टीमें भी बढ़ाई गई, हमारा जो टेक्निकल इक्विपमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। और जैसे मैंने आपको बताया अभी हमारे पास साइबर क्राइम की भी टीम उपलब्ध है, एसओजी की टीम अलग से उपलब्ध है। अभी पहले के कंपैरिजन में जो हमारी एटीए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको फाइट करने की पूरी तैयारी की है। अभी गुड सी टॉक का जो कायदा लाया गया है वो भी इसी दिशा में एक प्रयास है। आखिरी सवाल सर, आखिर में ये दोषितों को आज सजा सुनाई गई है, इतने साल तक ये इंक्वायरी चली, अपने साथ वाले जो आपकी टीम है ऑफिसर्स को क्या कहना चाहेंगे, आम जनता को आपकी कांग्रेस તાપે જો કે ડીજીપી આશિષ ભાટિયાએ તેમણે જણાવ્યું કે અનેક ચેલેન્જીસની સામે પણ તેઓ જે ઝૂક્યા નહીં અને તેમની જે ચુનિંદા જે ટીમ જે બનાવવામાં આવી હતી અને તેમને સાથે રાખીને અલગ અલગ જિલ્લામાંથી જે પોલીસ અધિકારીઓ આવ્યા હતા, એક મજબૂત ટીમ બનાવવામાં આવી હતી અને એક એક કડીને જોડવાનું કામ કર્યું હતું, મોબાઈલ ટ્રેસિંગનું કામ કરવામાં આવ્યું હતું અને આખરે એ તમામ દોષિતો જે હતા તેમને કોર્ટે સજા જે ફટકારી છે। લગભગ જે રીતની જે તપાસ જે ચાલી હતી તેને જોવા જઈએ તો कुल 49 आरोपीओ था, ते पैकी कोर्टे कुल 38 आरोपी एवा छे के जेमने फांसीनी सजा फटकारी है। अन्य जेल पर कोई दोषित
માંથી તેમને જે નિર્દોષ છોડવામાં આવ્યા હતા તેમને અન્ય રાજ્યોની અંદર પણ તેમના કેસીસ ચાલી રહ્યા છે, એટલે કે એક પણ આરોપીને બક્ષવામાં ન આવે, તેમની સામેના મજબૂત પુરાવા એવિડન્સ ઊભા કરવા માટે દિવસ રાત મહેનત કરી અને તેનું જ આ પરિણામ છે કે આ રેરેસ્ટ ઓફ રેર એક ઐતિહાસિક ચુકાદો કોર્ટે આપ્યો અને આ તમામ લોકોને કોર્ટે સજા ફટકારી છે. આપણી સાથે જોડાયા છે કોંગ્રેસના નેતા કલ્પેશ પટેલ જોડાયા છે, સાથે જ